दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, एनडीए की एकजुटता पर अब सवाल उठने लगे हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की जो आक्रामक तैयारी सड़क पर दिख रही है, खासकर बाबा साहब के मुद्दे पर, उन तमाम चीजों का जो लब्बो लुआब दिखाई दे रहा है, वो लब्बो लुआब तो एक ही इशारा करता है और वो इशारा कहीं ना कहीं पटना से लेकर आंध्र प्रदेश तक और महाराष्ट्र तक एनडीए के दरकने के रूप में दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे दीक्षा भूमि होते हुए अपने गांव चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार बाबा साहब की फोटो को चंपारण में जाकर नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू अपनी रणनीतियों को देखते हुए नए सिरे से व्यूह रचना करने में लगे हुए हैं और इन सारी कोशिशों के बीच, सारी कवायदों के बीच दिल्ली में एनडीए की बैठक बुला ली गई है। लेकिन क्या यह एनडीए की बैठक एनडीए की एकजुटता को बनाए रख पाएगी? आज बात बिहार की बात इसलिए क्योंकि एनडीए को बनाने में जो बड़ी भूमिका थी वो भी बिहार की थी, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने का एनडीए हो, चाहे आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का एनडीए हो। लेकिन एनडीए की एकजुटता को सबसे पहले जहां से टूटने की गुंजाइश दिख रही है और टूटने के कगार पर कहें तो एनडीए पहुंचता दिखाई दे रहा है, वो भी बिहार ही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर शक क्यों हो रहा है? आखिर जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, ऐसे पोस्टर जारी करने की नौबत क्यों आ रही है? और आखिर जनता दल यूनाइटेड के प्रति राष्ट्रीय जनता दल में इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? एक तरफ इन सारी परिस्थितियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत काफी हद तक जिम्मेदार बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की जो परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन के भीतर के जो पावर इक्वेशन है वो भी काफी हद तक जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही बिहार में एनडीए दरक रहा है। ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार की सत्ता के लिए ही, सत्ता सुख के लिए ही नीतीश कुमार को साथ लाना चाह रहा है। कई सारी परिस्थितियां हैं, कई सारे कारण हैं जिन्हें एक एक कर मैं आपको बताने वाला हूं कि हालात क्या हैं, जिस हालात में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनने की संभावना बढ़ती जा रही है। दोनों का साथ आना मजबूरी क्यों है और इस मजबूरी के आगे फिर दिल्ली का कोई भी लॉलीपॉप लंबे समय तक काम करने वाला लगता नहीं है। आखिर मजबूरी है क्या? आइए एक एक कर उसे डिकोड करते हैं। पहली मजबूरी, जी हां, नंबर एक कारण वो यही है कि महाराष्ट्र मॉडल की आशंका। जी हां, आज भी जनता दल यूनाइटेड के दो नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ललन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। और उसमें जब बिहार में एनडीए की एकजुटता को लेकर सवाल पूछा गया तो उस सवाल का जवाब देते हुए ललन सिंह ने इतना तो जरूर कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ललन सिंह जो खुद जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 से 30 के कार्यकाल यानी अगली विधानसभा में भी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ा जा रहा था। यह लगातार 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कहा गया। वीएस अच्युतानंदन के नेतृत्व में ही सीपीएम और एलडीएफ 2016 का विधानसभा चुनाव केरल में लड़ रही थी। लगातार कहा जा रहा था उन्हीं के चेहरे पर लड़ रही थी। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया तो पिनराई विजयन बना दिए गए मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही, उनके मुख्यमंत्रित्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन जब चुनाव हो गया तो देवेंद्र फडणवीस की तीसरी बार ताजपोशी कर दी गई। तो नीतीश कुमार इन सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों को लालू यादव भी समझ रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों को जेडीयू और आरजेडी का कैडर भी समझ रहा है, इंडिया गठबंधन भी समझ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बेहतर तरीके से समझ रही है। तभी पूरी भारतीय जनता पार्टी की बिहार की का कोर ग्रुप दिल्ली में बैठा हुआ है, सूरजकुंड में बैठक कर रहा है। महाराष्ट्र मॉडल पर्दे के पीछे से चुनाव के बाद सामने लाने की कवायद, और इस कवायद के पीछे नीतीश कुमार की जो आशंका है वो यूं ही नहीं है, कई सारे कारण हैं।
तो पहला कारण आपने देखा महाराष्ट्र मॉडल की आशंका। दूसरा कारण कांग्रेस के प्रति अल्पसंख्यकों और दलितों का बढ़ता रुझान। अल्पसंख्यकों का कांग्रेस के प्रति बढ़ता रुझान राष्ट्रीय जनता दल को कहीं ना कहीं परेशान करने की स्थिति में है। दलितों महादलितों का कांग्रेस के प्रति बढ़ता हुआ रुझान या उस बढ़ते हुए रुझान की आशंका, देशव्यापी जो माहौल दलितों के बीच चल रहा है वो बिहार तो नहीं पहुंच जाएगा, ये आशंका नीतीश कुमार को दिखाई दे रही है। और आज की तारीख में जब अमित शाह का बयान बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर आ गया सदन के अंदर, उस बयान की एक क्लिप वायरल की गई जिस मकसद से भी की गई हो, लेकिन पूरे देश में उसको लेकर जब तूफान खड़ा हो गया, उसके बाद की परिस्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो दलितों तक अपनी पहुंच बना रही थी, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों तक जो पहुंच बनाने की कवायद थी, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक तरफ जनता दल यूनाइटेड को अपना वोट बैंक दरकने की आशंका, या आज नहीं तो कल एक तरफ बीजेपी से जहां सत्ता गंवाने का डर, वहीं कांग्रेस से जनाधार गंवाने का डर, यही आशंका अल्पसंख्यकों को लेकर भी आरजेडी के मन में। तो इन दोनों को अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर दोनों साथ आ गए तो सबसे मजबूत, सबसे फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर, राजनीतिक ताकत के तौर पर बीजेपी के सामने, और तथाकथित जो चुनावी नैरेटिव होता है फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की बात जो लालू यादव अक्सर करते रहे हैं, तो उस कथित फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए राजद और जदयू की एकजुटता बिहार में कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे वोट बैंक को वापस इन दलों के पास जोड़ कर रखेगी। और वापस इसलिए जोड़ कर रखेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो फिर कांग्रेस के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है वो प्रेम कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में भी डाला जा सकता है। तो एक नंबर 2 आशंका ये। अब नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 पर स्थिति यह है कि बिहार में मंडलवादी ताकतों की एकजुटता आज की तारीख की सबसे बड़ी सियासी जरूरत बन चुका है। क्यों बन चुका है? इसलिए बन चुका है क्योंकि बिहार में शुरू से समाजवादी राजनीति और पिछड़े वर्ग की राजनीति का एक बड़ा इतिहास रहा है। एक ऐसा इतिहास जिसने कांग्रेस के प्राइम के दौर में भी कांग्रेस को कभी बहुत बड़ा बहुमत, यदि 1952 और 1985 को छोड़ दे तो कभी मिलने नहीं दिया। और बड़ा कारण यही रहा कि बिहार में पिछड़े वर्ग का उभार मंडल कमीशन और कर्पूरी ठाकुर के काफी पहले हुआ। कर्पूरी और वीपी के काफी पहले बिहार में पिछड़ा वर्ग राजनीतिक रूप से चेतनाशील हो चुका था, और उस चेतनाशील पिछड़ा वर्ग की ताकतों को, ओबीसी वर्ग की ताकत को सबसे बड़ी आशंका जिस बात की है वो आरक्षण को लेकर है कि आखिर आरक्षण के साथ आने वाले वक्त में क्या होगा। कई सारी यूनिवर्सिटी से देखा जाता है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बीजेपी रूल्ड स्टेट की यूनिवर्सिटीज में, कि ओबीसी की सीटों पर अक्सर सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट दिखते हैं कि इतने पदों को एनएफएस कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल। और ये पढ़े लिखे ओबीसी तबकों तक अब ये बात जा रही है। तो मंडलवादी ताकतों की एकजुटता कमंडल के विरोध में ये लालू यादव को भी लग रहा है कि समय की जरूरत है। वक्त की नजाकत को नीतीश कुमार भी भांप रहे हैं। उपयुक्त मौके की तलाश दोनों को है। लेकिन क्या बाबा साहब के ऊपर दिया गया अमित शाह का बयान ये उपयुक्त मौका इन दोनों को मुहैया करवा चुका है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चौथा कारण भी है, और वो चौथा कारण ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं अपने नंबर घटने की आशंका दिखाई दे रही है। आज की तारीख में बिहार में मतदाताओं की जो स्थिति है, लोकसभा चुनाव को देखें या विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव को देखें, साफ जाहिर होता है कि बिहार में नीतीश कुमार जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे उस गठबंधन की एक तरफा जीत होगी। आज मैं सुन रहा था राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो सम्राट चौधरी और बीजेपी पर तो निशाना साध रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी बार बार कर रहे थे कि क्या क्या भाजपा के लोग मुख्यमंत्री जी को कहते थे। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए मैंने सुना नहीं, लेकिन जब नीतीश कुमार पर निशाना राजद के लोग साध नहीं पा रहे हैं या स्ट्रेटजी के तहत नहीं साध रहे हैं, तो दीवार पर लिखी गई राजनीतिक इबारत को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। इस रूप में महसूस किया जा सकता है,
जो नीतीश कुमार को भी एक बड़े खतरे की तरह दिखाई दे रहा है, राजनीतिक खतरे की तरह। कैसा राजनीतिक खतरा? अगर भाजपा और जेडीयू, बीजेपी जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े तो तय मानिए कि राष्ट्रीय जनता दल बिना किसी चिराग मॉडल के अभाव में, चिराग मॉडल की गैर मौजूदगी में, जो 2020 का चिराग मॉडल था, वैसे चिराग मॉडल की गैर मौजूदगी में 40 की संख्या को राजद छू पाएगी तो यह बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होगी। 40 विधायक अगर राजद 2025 के चुनाव में जिता कर ले आए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और राजद 40 से नीचे सिमटेगी, इसका सीधा मतलब होगा कि एनडीए बिहार में 190 सीटों से ऊपर जाएगी। और जब एनडीए 190 सीटों से ऊपर जाएगी तो नीतीश कुमार को माइनस करके, तोड़ फोड़ मचाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए 122 का नंबर उन 190 के भीतर से या थोड़े बहुत कांग्रेस के जो जीत के आएंगे उनको मिलाकर पूरा कर लेना बेहद आसान काम होगा। और यह आशंका नीतीश कुमार को अभी से दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ती है तो यह बात करीब करीब तय है कि 190 से 200 का आंकड़ा उस गठबंधन के पक्ष में भी जा सकता है। और उस गठबंधन के पक्ष में इसलिए जा सकता है क्योंकि पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकजुट, दलित महादलित वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा एकजुट, और अल्पसंख्यक वोटर तो पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं। तो यह एक आशंका है, जिस आशंका को दरकिनार करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का एक साथ आना एक राजनीतिक मजबूरी बनता जा रहा है। दूसरी मजबूरी क्या है इसी में? दूसरी मजबूरी दरअसल यह है कि बिहार में आपने देखा होगा कि सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना आधार नहीं बढ़ा पाई। क्यों नहीं बढ़ा पाई? क्योंकि बीजेपी ने जिस राजनीतिक पिलर को इस्तेमाल किया, जिस खंभे का इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो खंभा बिहार में सरकारी जाति के तौर पर जाना जाता है। जी हां, राजपूत और भूमिहार वर्ग के मतदाता, इन दोनों वोटों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की। लेकिन इन दोनों मतदाताओं की स्थिति है, दोनों वर्ग के वोटर्स की स्थिति है कि इन पर सरकारी जाति का ठप्पा लग चुका है। सरकारी जाति कहने का आशय ये कि इन दोनों बिरादरियों से जिसे जो पार्टी टिकट दे दे, चाहे वो इंडिया अलायंस दे दे, चाहे वो एनडीए अलायंस दे दे, वो उस सीट पर अपनी अपनी जाति के कैंडिडेट के साथ खड़े हो जाते हैं। अब 15 साल की सत्ता आरजेडी की थी, 20 साल का सूखा भी आरजेडी के साथ है, तो यादव वर्ग भी एक छोटा हिस्सा ही सही सरकारी जाति में तब्दील होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये नुकसान राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकारी जाति किस मामले में? आपने बाई इलेक्शन में देखा, रामगढ़ की विधानसभा सीट पर यादव मतदाता आरजेडी के राजपूत कैंडिडेट को वोट न देकर बसपा के यादव कैंडिडेट के साथ खड़े हो गए और वो कैंडिडेट करीब करीब चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गया था। यही चीज बेलागंज में भी दिखाई दी, लोकसभा में भी यही परिस्थिति नित्यानंद राय की सीट पर भी दिखाई दे रही है, और उधर मधुबनी में अशोक यादव जो भाजपा कैंडिडेट थे वहां भी दिखाई दे रही थी। दोनों चुनाव जीत गए। इसके साथ साथ एक आशंका आरजेडी को भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की बाद की परिस्थितियों में जैसे एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया, वैसे ही नीतीश कुमार को दरकिनार करते हुए अगर नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया तो यादव वोट बैंक पर तो बड़ी डकैती हो गई। और इस बड़ी डकैती के लिए राष्ट्रीय जनता दल उसको न्योता नहीं देना चाहता। भले ही 5 साल नीतीश कुमार को और मुख्यमंत्री स्वीकार करना हो, कम से कम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल का आधार वोट बैंक तो सुरक्षित रहेगा, उस पर कोई डाका तो नहीं पड़ेगा। एक ये परिस्थिति है। अब जरा इसके आगे की पांचवी भी एक आशंका है। पांचवी आशंका है चिराग मॉडल की। इस आशंका को बल कहां से मिलता है? बिहार की राजनीति में एक आम चर्चा है, और वो आम चर्चा ये है, चौक चौराहों से लेकर नुक्कड़ तक ये चर्चा है कि इन चुनाव के मौके पर किसी कथित इशारे पर बिहार एनडीए की एक बड़ी पार्टी प्रशांत किशोर के साथ जाकर चुनाव लड़ सकती है और टारगेटेड तरीके से जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी चिराग मॉडल पार्ट 2 दोहराया जा सकता है। चिराग मॉडल पार्ट 2 दोहराने का मतलब क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड की सीटों को कम करना। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं। पिछली बार वो देख भी चुके हैं कि बिहार में क्या हुआ, किसने किया खेल।
पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें थी। और ये आशंका का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि नीतीश कुमार चाहे जिस गठबंधन से चुनाव लड़े, जो भी उनके पास वोट बैंक है, जितना भी है, अपने वोट बैंक को, चाहे वो लौकुश समीकरण के दायरे का हो, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो पसमानदा और महिलाओं का हो, चाहे वो महादलित का वोट हो, जो भी हिस्सा उनके पास है, उस वोट बैंक के अपने हिस्से को लगभग पूरी तरह 100% उस गठबंधन के पक्ष में ट्रांसफर करा देते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन राजद के साथ लड़ने पर करीब करीब वो वोट तो उनके पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है। बीजेपी के साथ लड़ने पर वो वोट भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जैसा मैंने बताया, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण जैसे मतदाता, वो अपनी अपनी जातियों का कैंडिडेट देखकर जेडीयू वाली सीटों पर इधर उधर छिटक जाते हैं। तो आखिर ऐसा गठबंधन कोई पार्टी क्यों करना चाहेगी जिसमें उसे गठबंधन सहयोगी का वोट मिलने की कोई गारंटी ना हो। स्वाभाविक है कोई पार्टी उसी गठबंधन की तरफ जाएगी जहां गठबंधन सहयोगी का वोट मिलने की गारंटी हो, 90% तक मिलने की गारंटी हो। और ये आसानी से कोई भी बता सकता है कि ये गारंटी राजद के साथ गठबंधन में ही है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए स्थिति यह है कि वोट बैंक तो है, लेकिन वोट बैंक को सीटों में कन्वर्ट करने के लिए जो चेहरा चाहिए वो नीतीश कुमार का ही हो सकता है, क्योंकि उस चेहरे से कोई राजनीतिक नुकसान आरजेडी को नहीं है, वोट बैंक पर डाका पड़ने जैसी स्थिति नहीं है, और लालू परिवार का सियासी भविष्य भी सुरक्षित है। नीतीश कुमार को भी यह गारंटी चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की या उप प्रधानमंत्री पद की लॉटरी जब तक ना लगे तब तक अगले विधानसभा के पूर्ण कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तो सुरक्षित रहे। जेडीयू के लोग निजी तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं कि 80+ विधानसभा सीटें जीतने की जो नीतीश कुमार की मंशा है, वो भाजपा के साथ रहकर कम से कम 130 विधानसभा सीटें लड़ने की स्थिति में पूरी होती है, और राजद के साथ लड़कर वो 100 विधानसभा सीटें लड़ने पर भी वो आसानी से वो टारगेट पूरा किया जा सकता है। तो हर राजनीतिक दल स्ट्राइक रेट पर ध्यान देता है, हर राजनीतिक दल अपने नंबर पर ध्यान देता है। नंबर सिंधे भी लाए थे, जितने थे उनके उससे ज्यादा लाए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाएगी। नंबर तो अजीत पवार भी लेकर आए थे, जितने तोड़ कर ले गए थे लगभग उतने ही लाए थे, एक आध ज्यादा ही लाए थे। लेकिन क्या मिला उन्हें? हमेशा की तरह एक परमानेंट डिप्टी सीएम। शिंदे साहब को क्या मिला? सीधा डिमोशन। तो क्या नीतीश कुमार डिमोशन के लिए तैयार होंगे? जेडीयू में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की बात कही जाती है, और ये ऐसी बात नहीं है कि ये बातें नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं है। जो भी उनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनता गया, नीतीश कुमार की उनसे आने वाले वक्त में दूरियां बनती गई, और अंततः उस व्यक्ति को पार्टी छोड़नी पड़ी। चाहे वो शरद यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, या फिर कार्यकाल के बीच में अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा, चाहे वो ललन सिंह हो। क्या यही हश्र संजय झा का भी होना है? कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति ऐसी उलझी है जहां जेडीयू के सामने दो विकल्प हैं: बीजेपी के साथ रहकर अपने अगले कार्यकाल को, अगले विधानसभा में नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर संशय में रहना, या आरजेडी के साथ जाकर अगली विधानसभा में 5 साल के कार्यकाल को सुनिश्चित करना, हो सके तो प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद की लॉटरी लगने की संभावना को भी जीवित रखना। तो देखते हैं नीतीश कुमार जैसा सीजन पॉलिटिशियन जो हर किसी मुद्दे का माकूल तौर पर जवाब देता है, जैसा आपने आज देखा कि चंपारण की धरती पर किस प्रकार नीतीश कुमार ने बाबा साहब को नमन करते हुए जो फोटो खिंचवाई, उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालने में, जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से डालने में कितनी तेजी, कितनी तत्परता दिखाई गई। तो जब फोटो डालने में इतनी तत्परता है तो गठबंधन और सीटों के आकलन को तय करने में, उसका अनुमान लगाने में अंदर खाने कितनी तत्परता दिखाई जा रही होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। देखते जाइए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।